Good morning, everyone. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to my learning platform ACCA E-Classroom. Dear students, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस टॉपिक की दो इंपॉर्टेंस है। एक इंपॉर्टेंस तो ये है कि ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा। नंबर टू, इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है। जब आप किसी कंपनी के अंदर एज अ फाइनेंस एग्जेक्टिव, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस या मैनेजर फाइनेंस भी लगते हैं, तो आपके वन ऑफ द रूटीन टास्क ये भी होगा कि आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट या तो बनाओगे या उसको चेक कर रहे होगे। तो उसको दो इंपॉर्टेंस हो गई, एग्जामिनेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। टॉपिक है क्या, बात को समझिएगा। देखिए, जब भी कभी कोई बिजनेस बैंक की ट्रांजेक्शन करता है तो उसके दो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे होते हैं। एक रिकॉर्ड तो वो खुद मेंटेन कर रहा होता है, कहाँ पे? कैश बुक में। कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा होता है? कैश बुक में। और एक रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन हो रहा होता है बाय बैंक। आपका जो बैंकर है वो भी एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा जिसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। सेम ट्रांजैक्शन हुई, आपने भी रिकॉर्ड किया अपनी कैश बुक में, बैंक के अकाउंट में, ठीक है। और एक सेम ट्रांजैक्शन बैंक ने भी रिकॉर्ड की बैंक स्टेटमेंट में। मंथ एंड पे आपके पास जब बैंकर अपने क्लाइंट को बैंक स्टेटमेंट भेजेगा तो आइडियली तो जो मेरी कैश बुक का बैलेंस है या मेरी जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है एज पर माई बुक्स वो बैंक स्टेटमेंट से मैच करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर ऐसा क्यों नहीं होता? सर ऐसा इसलिए नहीं होता, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, टाइमिंग डिफरेंसेस एंड परमानेंट डिफरेंसेस। सर ये क्या होते हैं? सर देखते हैं इसको। फिलहाल हम समझते हैं कि हमारी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के टैली ना होने का जो रीज़न है वो इन दो डिफरेंसेस में क्या करता है बेटा? लाई करता है। हमने कहा ठीक है सर, एक कैश बुक हो गई हमारी बुक, एक बैंक स्टेटमेंट हो गई बैंकर की बुक, दोनों को कंपेयर किया, बैलेंस टैली नहीं हुए। अब ये चेक करने के लिए कि हमारी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में जो डिफरेंसेस हमें पता है विच आर ईदर टाइमिंग डिफरेंसेस और परमानेंट डिफरेंसेस, उन डिफरेंसेस के अलावा तो कोई और डिफरेंस नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई एरर तो नहीं है इन डिफरेंसेस के अलावा। इसको चेक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज़ अ मैकेनिज्म टू कंपेयर बैलेंस ऑफ कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। एक बात, सर ये कोई डबल एंट्री है? नो सर, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है। सर क्या मतलब? ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होती, ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होती। एक टेम्परेरी स्टेटमेंट है जो हम हर महीने जर्नली बनाएंगे। अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हैं तो डेली भी बनाई जाती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शन का साइज क्या है, ठीक है बेटा। ओके। द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इंश्योर दैट ऑल differences are known and accounted for and there is no embezzlement of funds or uncorrected error in accounting records relating to बैंक बैलेंस। सब पर्पस भी समझ में आ गया। तो भाई हमारी बैंक के ट्रांजैक्शन के दो रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड वो जो हम मेंटेन कर रहे हैं अपनी कैश बुक में, एक रिकॉर्ड वो जो आपके पास बैंकर मेंटेन कर रहे हैं। जर्नली मंथ एंड पे दोनों कंपेयर करेंगे तो टैली नहीं होंगे, टैली नहीं होंगे तो हम देखेंगे कि भाई टैली ना होने के पीछे सिर्फ आपके पास टाइमिंग डिफरेंसेस और परमानेंट डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा तो कोई और डिफरेंसेस नहीं है। इन शॉर्ट, बैंक रिकन्सिलिएशन का पर्पज़ ये कि तमाम डिफरेंसेस एक्सप्लेनेबल हैं कि नहीं है, तमाम डिफरेंसेस एक्सप्लेनेबल हैं कि नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। और मैंने ये बता दिया कैश बुक हमारी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, बैंक स्टेटमेंट बैंकर की बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, ठीक है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है बल्कि मेमोरेंडम रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसको जनरली हम मंथ एंड में बनाते हैं, लेकिन हम वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर इट डेली अगर ट्रांजेक्शन का साइज ज़्यादा हो। नाउ लेट्स मूव ऑन।
अंडरस्टैंडिंग बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। देखिए ये एक बड़ा ऐसा एरिया है जो जनरली लोगों को कंफ्यूज करता है। देखिए कैश बुक का मतलब एग्जामिनर यहाँ पे खासकर स्टडी हब अब इसके लिए वर्ड यूज़ करेगा बैंक लेजर। क्या वर्ड यूज़ करेगा बेटा? बैंक लेजर। ठीक है सर, मेरे बैंक में जो पैसे हैं वो जनरली मेरा एसेट है। कैश एट बैंक इज़ माई एसेट, पता है मुझे। सर अगर एसेट है तो एसेट का नेचुरल बैलेंस क्या होगा? डेबिट। इसीलिए बैंक लेजर के बारे में अगर कुछ ना बताए तो हम क्या एज्यूम करेंगे? इसका नेचुरल बैलेंस क्या है बेटा? डेबिट है। सर व्हाट इफ मैंने बैंक से पैसे उधार लिए हुए हैं, से कुछ याद आया? हमने पढ़ा था ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन फैसिलिटी। सर व्हाट इज ओवरड्रॉन फैसिलिटी? सर मेरे बैंक में £50 पड़े हैं और बैंक मुझे फैसिलिटी दे कि मैं अपने अकाउंट से विड्रॉ कर लूँ £70। ये जो £20 हैं क्या कहलाते हैं बेटा? ओडी। ओडी बैलेंस, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से लेने नहीं है अब पैसे, अब ये देने हैं। तो बेटा मेरे बैंक में पड़े थे £50, मैंने विड्रॉ कर लिए कितने बेटा? £70। £20 मेरा ओवरड्राफ्ट है। अब ये ओवरड्राफ्ट में रिलेशनशिप चेंज हो गया मेरा और बैंकर का। कैसे रिलेशनशिप चेंज हो गया बेटा? जो 20 पाउंड्स हैं वो बैंक से लेने नहीं है बल्कि बैंक को देने हैं। तो अब ये मेरी क्या बन गया बेटा? लायबिलिटी बन गया। ये मेरी क्या बन गया बेटा? और लायबिलिटी का नेचुरल बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट। तो कैश बुक का नेचुरल बैलेंस डेबिट और अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट। सर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर एक क्लाइंट बैंक के पास पैसे रखवाता है तो बैंक को पैसे वापस करने, बैंक के लिए जनरली क्लाइंट ने जो पैसे डिपॉजिट किए हैं वो बैंक के लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी है। और अगर ओवरड्राफ्ट है तो अब बैंक को क्लाइंट को पैसे देने नहीं है, क्लाइंट से पैसे लेने हैं। तो ओवरड्राफ्ट के केस में डेबिट। तो भाई एक बैलेंस याद कर लिया, कैश बुक का याद कर लिया। बैंक बैलेंस हमारा एसेट होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट, तो बैंक स्टेटमेंट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। कोई सोचने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इसको रीड भी कर दूं? मैं रीड। अंडरस्टैंडिंग बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, एज फार एज द बिजनेस कंसर्न द अमाउंट दे हैव इन देयर बैंक अकाउंट इज देयर एसेट, दस हैज नेचुरल बैलेंस ऑफ डेबिट। ठीक है। हाउएवर इफ द टाइप एरर है बेटा, इसको क्लाइंट होना चाहिए था। इफ द क्लाइंट हैज विड्रॉन एक्सेस फंड देन दे एक्चुअली हैव इन देयर बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, देन इट टर्न्स इनटू लायबिलिटी, दस क्रेडिट बैलेंस। तो भाई नेचुरल बैलेंस आपके पास क्या है? डेबिट। और अगर आपके पास एक्सेस फंड विड्रॉ कर लिया तो क्रेडिट। बैंकर का पढ़ लें। फॉर द बैंकर द बैलेंस बीइंग डिपॉजिट बाय बिजनेस इज देयर लायबिलिटी, दस इट हैज नेचुरल बैलेंस ऑफ क्रेडिट। ठीक है। However, if the banker has allowed overdraft facility, then the same is receivable, thus turn into debit balance. I hope it is clear. I hope it is clear. ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, आगे मूव ऑन करें जी। टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब हम कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को टैली करेंगे, यानी बैंक लेजर और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को टैली करेंगे, तो हमारा बैलेंस टैली नहीं होता, एग्री नहीं होता। रीज़न क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस। इसका ताल्लुक आपके पास
बैंक स्टेटमेंट से होता है। इसका ताल्लुक किससे होता है बेटा? बैंक स्टेटमेंट। इसको तो समझाता हूँ मैं आपको। आज 29 मार्च 2025 है। मिस्टर एक्स हमारे क्रेडिटर हैं, पैसे देने। मैंने मिस्टर एक्स को एक पेमेंट की, क्या एंट्री बनाऊंगा? मिस्टर एक्स डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। मैंने अपनी बुक्स में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली 29 मार्च को। चेक इशू किया है। क्या इशू किया बेटा? चेक इशू किया है। मेरी कैश बुक में, मेरे बैंक लेजर में ये ट्रांजैक्शन जैसी मैं चेक इशू करूंगा रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने में डिले नहीं करना चाहिए। सेकेंड अप्रैल को चेक प्रेजेंटेड बाय मिस्टर एक्स। ओके, हमने 29 को चेक इशू किया, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया अपनी बैंक लेजर में। बैंक के पास ये चेक पहुंचा कब है? 2 अप्रैल को। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सपोज करो 29 मार्च को ये कैश बुक है, ये बैंक स्टेटमेंट है। सपोज करो कैश बुक का बैलेंस भी 10,000 था, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी 10,000 था, बैलेंस था। 29 मार्च 25 को चेक इशू हुआ मिस्टर एक्स को। कितने का बेटा? 100 पाउंड। ये कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया, क्या बैंक में रिकॉर्ड हुआ? नहीं सर, बैंक वाले को पता ही नहीं है कि चेक इशू हुआ है। अब मेरी कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया? 9,900। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है? 10,000। क्यों सर? सर मिस्टर एक्स बैंक में चेक लेके पहुंचे ही नहीं है। देख लें, जब मैं 31 मार्च को दोनों ट्रांजैक्शन चेक करूंगा तो दोनों के बैलेंस क्या हो रहे हैं? आउट हो रहे हैं। सर क्या ये हमेशा आउट रहेंगे? नहीं सर, ये 2 अप्रैल को ये दोनों बैलेंस सेम हो जाएंगे। टाइमिंग डिफरेंसेस टेम्परेरी डिफरेंसेस होते हैं, जो इसलिए होते हैं कि ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन अलग अलग मंथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश बुक वाले तो सेम मंथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि बैंक स्टेटमेंट वाले नेक्स्ट मंथ में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंसेस और टेम्परेरी डिफरेंसेस। अब एक बात को और समझिएगा, तो ये अल्टीमेटली तो टैली हो जाएंगे दोनों बैलेंसेस, लेकिन कब? 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल तक ये क्या कहलाएंगे? टाइमिंग डिफरेंसेस। तो भाई टाइमिंग डिफरेंसेस की लॉजिक समझ में आ गई। टाइमिंग डिफरेंसेस मीन्स दोज differences which are recorded in both cash book and bank statement but in different months। रिकॉर्ड दोनों में हो रहे हैं, रिकॉर्ड दोनों में हो रहे हैं लेकिन मंथ अलग है। ठीक है, एक बात। सबसे पहले देखते हैं अनप्रेजेंटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक्स। अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक्स। सर ये क्या चेक होते हैं? सर पहचान बता रहा हूँ, या तो एग्जामिनर नाम से देगा, नाम से नहीं देगा तो मैं आपको इसकी पहचान बता रहा हूँ। दो बातें, इसका ताल्लुक अकाउंट पेबल से होगा या पेमेंट से होगा। अकाउंट पेबल या पेमेंट्स। हमने कहा ठीक है। दीज आर द चेक्स विच आर इशूड बाय द बिजनेस। मिस्टर एक्स को इशू किया था एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट बीइंग प्रेजेंटेड एट बैंक काउंटर। ये वो चेक्स हैं जो हमने इशू कर दिए थे। एग्जाम्पल देखी थी बेटा, मिस्टर एक्स को चेक इशू किया,
बैंक लेजर में रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ? बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास चेक प्रेजेंट कब हुआ? नेक्स्ट मंथ प्रेजेंट हुआ है। दिस इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक। आई होप इट इज क्लियर। सर अनप्रेजेंटेड चेक का इफेक्ट क्या होगा? इसकी वजह से हमारी कैश बुक कम हो गई है, बैंक स्टेटमेंट बढ़ी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट बैलेंस प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है। अनक्रेडिटेड चेक्स, सर इसके बारे में या तो लिखा होगा अनक्रेडिटेड या आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, इसके बारे में लिखा होगा। नहीं लिखा होगा तो आपको पहचान बता रहा हूँ। इसका ताल्लुक अकाउंट रिसीवेबल से होगा या रिसीट से होगा। अकाउंट रिसीवेबल से होगा या रिसीट से। ठीक है। अब देखते हैं सर ये होते क्या है, मैं इसको समझाता हूँ। ट्वेंटी 9 मार्च 2025 है। रिसीव चेक $200 फ्रॉम मिस्टर चिंटू। कस्टमर है हमारा। ठीक है। अब बात को समझो। 29 मार्च, ठीक है, ये आपका कैश बुक का बैलेंस है, ये आपका बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। एज्यूम कर लेता हूँ दोनों का बैलेंस कितना था बेटा? बराबर था। कितना? 5000। 29 मार्च को शाम में रिसीव चेक किया। जैसे चेक रिसीव किया मैंने तो अपनी बैंक लेजर या कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। 5200। सर बैंक का बैलेंस स्टिल 5000 आ रहा होगा। क्यों सर? सर मैंने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया 3 अप्रैल 2025। 3 अप्रैल तक बैंक का बैलेंस कम होगा, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही मैंने चेक रिसीव किया अपनी कैश बुक में क्या कर लिया बेटा? रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अभी तक वो बैंक स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बना है। कब बनेगा? 3 अप्रैल 2025। और फिर उसके बाद भी 2-3 दिन लगेंगे। तो सर इसका मतलब ये समझ में आया कि टाइमिंग डिफरेंसेस क्या हैं। सर ये वो डिफरेंसेस हैं जो दोनों जगह रिकॉर्ड हो रहे हैं, बस अलग अलग टाइम में। कैश बुक में पहले रिकॉर्ड हो जाते हैं और बैंक स्टेटमेंट में बाद में। ठीक है बेटा, इसको रीड कर ले बेटा। Checks which are received and recorded by business in cash book, however, the same did not appear in bank statement due to clearing process which takes 2 to 3 days in clearance. दोनों बातें, एक तो मैंने चेक जमा भी लेट कराया, दूसरी बात जो है चेक जमा कराने के बाद भी 2 to 3 डेज का क्लियरिंग टाइम होता है, आपको पता है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया? अनक्लियर्ड, अनक्रेडिटेड, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। तरकीब मैं दोनों बता दिए। अनप्रेजेंटेड का ताल्लुक पेमेंट से है, अकाउंट पेबल से है। अनक्रेडिटेड या लॉजमेंट का ताल्लुक अकाउंट रिसीवेबल या रिसीट से। ठीक है। सर इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हुआ मैं बता देता हूँ। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम है। ठीक है। नो पेमेंट डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस का ताल्लुक कैश बुक से। किससे बेटा? कैश बुक से। सर कुछ आइटम ऐसे होंगे जिनकी एडजस्टमेंट मुझे कैश बुक में भी करनी पड़ेगी, कैश बुक में भी करनी पड़ेगी। सर क्या मतलब है?
सर कैश बुक की बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसको मैं बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद अपनी बुक्स में, अपने बैंक लेजर में क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने कहा सर बात समझ में नहीं आई, सर बात थोड़ा समझा दें। सर सबसे पहले स्टैंडिंग ऑर्डर्स, सबसे पहले स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर ये क्या होती हैं? सर ये रेगुलर पेमेंट होती है फिक्स अमाउंट की। फॉर एग्जांपल सर मुझे अपने घर का रेंट देना है, एक तरीका तो ये मैं हर महीने चेक काटूँ, हर महीने बैंक का ट्रांसफ़र करूँ लैंडलॉर्ड को। मैं क्या करता हूँ, बैंक के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई आप हर महीने की 10th को मेरे अकाउंट को में से पैसे निकाल के मेरे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करें। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर एक इंस्ट्रक्शंस का नाम है, एक इंस्ट्रक्शन का नाम है जो बैंक होल्डर या अकाउंट होल्डर अपने बैंक को दे रहे हैं, ठीक है, टू मेक रेगुलर ट्रांसफर फ्रॉम देयर अकाउंट टू अदर अकाउंट। ठीक है, पढ़ लें इसको बेटा। दिस इज एन इंस्ट्रक्शन बाय अकाउंट होल्डर टू इट्स बैंक टू पे और ट्रांसफर अ सेम अमाउंट। ये जो यहाँ पे सेम अमाउंट है, फिक्स अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम है। टू अनदर पार्टी पे, जिसको पैसे पे किए जा रहे हैं। दिस मेथड इज यूजुअली यूज फॉर मंथली रेंट पेमेंट्स एंड पीरियड सब्सक्रिप्शन। सर मेरे किसी गोल्फ क्लब की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, हर महीने पेमेंट जाती है, तो भी इसमें हो सकता है। सर मैंने गाड़ी लीज पे निकलवाई है, फिक्स पेमेंट है, फॉर एग्जांपल फिक्स ईएमआई है, उसके लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। नाउ अब इसको एक बात और समझिएगा, सर ये कैश बुक में रिकॉर्ड क्यों नहीं है? सर मैंने तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी थी लेकिन मैं भूल गया, या मैंने कहा पहले मेक श्योर कर लूँ बैंक ने वाकई पे कर दी। जैसे ही बैंक ने पे किया, ओ यार ठीक है अब रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो जैसे ही बैंक की स्टेटमेंट आएगी मैं देखूंगा ये पेमेंट साइड पे नज़र आ रही होंगी, विड्रॉल्स में नज़र आ रही होंगी, तो मैं इसको आपके पास अपनी कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लूँगा। आई मेक श्योर कि पहले बैंक वाले ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर दें, मुझे एश्योरेंस हो जाए बैंक स्टेटमेंट को देख के, फिर मैं रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, व्हाट इज डायरेक्ट डेबिट्स? सर डायरेक्ट डेबिट्स क्या है? डायरेक्ट डेबिट्स का मतलब ये है कि मैं अपने अकाउंट होल्डर, ठीक है, एक पार्टी है जिससे मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, जिससे मैं कोई क्या ले रहा हूँ बेटा, सर्विसेज दे रहा हूँ। मैं उस पार्टी को अलाउ करता हूँ कि आप डायरेक्टली पैसे जो है ना वो मेरे बैंक से क्या करवा लिया करें बेटा, ट्रांसफ़र करवा लिया करें। ठीक है, होने का क्या मतलब है? सर फॉर एग्जांपल मेरा कोई मोबिलिंग का पोस्ट पेड का बिल आता है। कौन सा बेटा? पोस्ट पेड का। पहले यूज़ करता हूँ फिर पे करता हूँ, जितना ज़्यादा यूजेज उतना ज़्यादा बिल। मैं आपके पास मोबिलिंग को अलाउ कर दूंगा कि वो ये अमाउंट डायरेक्टली मेरे अकाउंट से क्या कर ले, बैंक अकाउंट से कलेक्ट कर ले। ठीक है, अब इसकी ख़ास बात जनरली क्या होती है, बात समझना। इसके अंदर अमाउंट भी वेरी कर रहा होता है और जनरली फ्रीक्वेंसी भी क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। हमने कहा ठीक है सर, स्टैंडिंग ऑर्डर भी क्या है, पेमेंट्स हैं। डायरेक्ट डेबिट भी क्या है, पेमेंट्स हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर कौन इनिशिएट कर रहा है, मैं अकाउंट होल्डर। डायरेक्ट डेबिट कौन इनिशिएट कर रहा है, वेंडर इनिशिएट करा रहा है जिसको पैसे लेने हैं। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर की खास बात क्या है, रेगुलर पेमेंट फिक्स अमाउंट। डायरेक्ट डेबिट जनरली अमाउंट भी वेरी कर रहा होगा और पेमेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। ठीक है, पढ़ लें बेटा। इन दिस मेथड एन अकाउंट होल्डर अलाउज अनदर पार्टी टू कलेक्ट अमाउंट्स ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम इट्स बैंक। अमाउंट में बी डिफरेंट इन डिफरेंट पीरियड्स, जरूरी नहीं लेकिन हो सकते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज यूजुअली यूज फॉर मंथली यूटिलिटी बिल्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स। दिस शुड बी रिकॉर्ड ऑन पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। सही बात है।
डायरेक्ट क्रेडिट। सर मैंने एंग्रो के शेयर्स लिए हुए। एंग्रो हर क्वार्टर पे डिविडेंड देता है। शेयर्स पे जो इनकम होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? डिविडेंड। सर मैंने एंग्रो वालों को अपना अकाउंट दे दिया, जैसे ही डिविडेंड आता है वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सर मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं। कब पता लगेगा? जब मैं बैंक स्टेटमेंट देख लूँगा। जब मैं क्या देख लूँगा बेटा? बैंक स्टेटमेंट देख लूँगा। तो सर ये डायरेक्ट क्रेडिट क्या है? ये पेमेंट नहीं है बेटा, रिसिट्स हैं। क्या है बेटा? रिसिट्स हैं। हमने कहा ठीक है। दीज आर अमाउंट डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू अकाउंट्स बाय अनदर पार्टी। फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर डिपॉजिट ट्रांसफर टू द अमाउंट ड्यू डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट। सर अक्सर ऐसा भी होता है कि हमारे जो क्रेडिट कस्टमर हैं, हमने उनको अपना अकाउंट नंबर दिया हुआ होता है, तो वो डायरेक्ट आपके पास हमारे अकाउंट में क्या कर देंगे? डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है। दिस शुड बी रिकॉर्ड ऑन द रिसिट साइड ऑफ कैश बुक। क्यों सर? सर पैसे आ रहे हैं और क्यों? डिविडेंड आ रहे हैं। सर और क्या हो सकता है बेटा इसमें? और क्या क्या चीज़ हो सकती है इसके अंदर? आपके पास इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है। सर बात नहीं समझा। सर मेरा सेविंग अकाउंट है। मेरा क्या है बेटा? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट पे मंथ एंड पे जितना भी बैलेंस होगा उस बैलेंस की 1% बैंक मुझे देगा एज अ इंटरेस्ट। ठीक है बेटा। तो इंटरेस्ट इनकम आ जाए, डिविडेंड इनकम आ जाए, कस्टमर डिपॉजिट करे, आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? कैश बुक की डेबिट साइड पे। ठीक है। कैश बुक की पेमेंट साइड क्रेडिट साइड, कैश बुक की रिसिट साइड डेबिट साइड। डिसऑनर्ड चेक। भाई डिसऑनर्ड चेक का क्या मतलब है? पार्टी ने मुझे चेक दिया, मैं चेक को लेके बैंक पहुंचा, लेकिन पता लगा पार्टी के अकाउंट में पैसे ही नहीं है। पार्टी के अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो बैंक मुझे, मेरा जो बैंकर है वो वापस कह देगा, और क्या लिखा हुआ उस पर? NSF। NSF का मतलब नॉट सफिशिएंट फंड। या सर और भी कोई रीज़न हो सकते हैं, कोई साइनिंग डिफरेंसेस हो, अमाउंट में और वर्डिंग में डिफरेंस आ रहा हो। वर्डिंग में लिखा हो 5000, अमाउंट में लिखा हो 500, तो भी आपके पास जनरली चेक कैश नहीं होगा। तो डिसऑनर चेक, हमने कस्टमर से चेक रिसीव किया, जमा भी करवा दिया, बाद में पता लगा चेक बैंक से रिटर्न हो गया। अब ज़रा इसकी एडजस्टमेंट समझें। जब चेक आया था मैंने क्या एंट्री पास की थी? बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। चेक रिसीव की, एंट्री पास की, बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बाद में जब बैंक रिसीवेबल के साथ चेक रिटर्न हो गया तो मैं दोबारा से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ा लूँगा, बैंक को कम कर लूँगा। तो आपसे कोई पूछे भाई डिसऑनर चेक की एंट्री क्या होती है? ये एंट्री होती है। और क्योंकि पहले डेबिट करके बैठ गया था, जब बैंक से चेक रिटर्न हो गया तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है। देख लो बेटा, डिसऑनर checks are checks received from customer but due to various reasons not being cleared by bank and sent back to the business with the remarks such as NSF, not sufficient fund, and sign differences. These should be reversed in cash book. As when deposited, these are included on the receipt side. देख लो. On reversal, these are recorded on the payment side. देख लो. ये एंट्री है।
आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें बेटा। एरर्स इन कैश बुक। सर एरर कुछ भी हो सकते हैं, एरर्स कुछ भी हो सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ एरर्स के बारे में। जी सर, एरर्स देखे थे, देखो ये आपकी कैश बुक है, स्टैंडिंग ऑर्डर थी, पेमेंट्स थी, $400 की, मैंने क्रेडिट के बजाय रिकॉर्ड कर ली कहाँ पे, डेबिट। सर अब क्या करूँगा? सर जाहिर बात है मैंने एरर किया, मैं ही ठीक करूँगा। अब इसको स्टैंडिंग ऑर्डर को रिकॉर्ड तो करूँगा, लेकिन कितने से बेटा? 800 से। 800 से क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? 400 इसका इफेक्ट ख़त्म करेगी और 400 से करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, इसीलिए। तो अगर मैं साइड चेंज कर दूंगा तो करेक्ट साइड पर डबल से रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। सर और कोई एग्जाम्पल दें? सर इंटरेस्ट एक्सपेंस था, इंटरेस्ट चार्जेस थे, ठीक है, 100 के, गलती से रिकॉर्ड कर लिए 1000। इंटरेस्ट एक्सपेंस था 1000, 100 रिकॉर्ड कर लिया 1000। अब क्या करूं सर? सर अब मैं इसको अगर 900 से क्या कर लूंगा बेटा? डेबिट कर लूंगा। थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट कर लिया, सही करने के लिए क्या कर लूंगा बेटा? डेबिट कर लूंगा। तो एरर किसी तरह के भी हो सकते हैं, इसमें आप मत पड़िएगा, बस आप बेसिक याद रखिएगा। कम रिकॉर्ड कर लिया तो सेम साइड पे और रिकॉर्ड कर लो, ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया तो अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड कर लो, रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड कर लिया तो करेक्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करके रिकॉर्ड कर लो। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होगा। आगे मूव ऑन करें। स्टेप्स फॉर बैंक रिकन्सिलेशन। स्टेप्स फॉर बैंक रिकन्सिलेशन। सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस चेक कर लेंगे। ये चेक कर लेंगे कि हमारी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस सेम है। हमने कहा ठीक है। फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस पिक करेंगे और उसको कंपेयर कर लेंगे आपका किससे? बैंक लेजर। बैंक लेजर का मतलब बता चुका हूँ, कैश बुक से। और उन आइटम को हाईलाइट कर लेंगे जो कि आपके पास कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट कॉमन है। फिर क्या करेंगे बेटा, ऐसे आइटम्स जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट में अपीयर नहीं हो रहे लेकिन कैश बुक में आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे आइटम जो आपके पास कैश बुक में अपीयर हो रहे हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे, उनको हाईलाइट कर लेंगे। सर वो क्या है? टाइमिंग डिफरेंसेस होंगे। कुछ आइटम ऐसे होंगे जो बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं, कैश बुक में नहीं आ रहे, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट्स, डायरेक्ट क्रेडिट, डिसऑनर चेक, उनको कैश बुक में एडजस्ट कर लेंगे। जब हमारी कैश बुक एडजस्ट हो गई तो अब आप बनाएंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सर ये कैसे बनती है? कैश बुक का बैलेंस लिया, कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बेटा, बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए। अब मैं बनाऊंगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट।
लेस करूँगा अनप्रेजेंटेड चेक। क्यों सर? ये कैश बुक से माइनस हो गए थे, बैंक स्टेटमेंट से माइनस नहीं हुए थे। ऐड करूँगा बैंक लॉजमेंट्स। सर ये मैंने रिसीव कर ली थी, बैंक में जमा करा दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किए थे। ये क्या रहेगा? कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस। ये दोनों बैलेंस आपस में क्या होने चाहिए बेटा? मैच करने चाहिए। दोनों बैलेंस क्या करने चाहिए? मैच करने चाहिए। अगर ये दोनों बैलेंस मैच कर गए तो इसका मतलब है आपकी बीआरएस सही ड्रॉ हुई है। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली मैं इस तरह भी स्टार्ट कर सकता था, कैश बुक एडजस्टेड बैलेंस से स्टार्ट करता तो ये तमाम ट्रांजेक्शन अनप्रेजेंटेड माइनस हो जाती, माइनस की अगर प्लस हो जाती, लॉजमेंट प्लस की अगर माइनस हो जाती, और फिर क्या आता? बैंक स्टेटमेंट। इन शॉर्ट, बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करूं तो कैश बुक तक पहुंच जाऊं, कैश बुक से स्टार्ट करूं तो बैंक स्टेटमेंट तक पहुंच जाऊं। दिस इज द पर्पस। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके सवाल करेंगे और देखेंगे कि भाई ये किस किस तरह आपके पास चीज़ें एग्जामिन होती हैं पेपर में। ठीक है। थैंक यू सो मच।